उस विषय का हम सभी के जीवन से प्रारंभ है। विद्यार्थी अपने प्रारंभिक चरणों में जिस गुण कौशल से पारंगत होना आवश्यक होता है वह आपका विषय है भारतीय अवधारणा, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। आदरणीय दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। कृपया आप अपना विचार रखना प्रारंभ करें। परम वंदनीय आदि अक्षर ओंकार, भारत माता, विद्यादायिनी माँ सरस्वती, विद्या भारती के अखिल भारतीय अधिकारी, अन्य अतिथि अधिकारीगण तथा पूरे देश में से 11 क्षेत्रों से आए हुए सभी भारतीय शिक्षा प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम है। मैं वैसे गुजरात में रहने वाली हूँ, इसीलिए मेरी मातृभाषा गुजराती है। पूरे देश में घूमते घूमते थोड़ा हिंदी बोलना समझना सीखी हूँ, इसीलिए मेरी हिंदी भाषा में कुछ क्षति हो तो क्षमा याचना। परसों हमने माननीय अवनेश जी से भारतीय जीवन दर्शन एवं शिक्षा मनोविज्ञान का विषय सुना। कुछ बातों में स्पष्ट हुए। इस विषय के बारे में हमारी समझ भी बढ़ी, इसलिए हमको आगे भारतीय जीवन दर्शन आधारित कोई भी विषय का चिंतन करना है, स्वरूप बनाना है, रचना करनी है, तब इस विषय अति आवश्यक था, इसलिए पहले दिन समझ लिया। आज इस विषय के अधिष्ठान पर हम अंक ज्ञान और अक्षर ज्ञान के ओर जाने वाले हैं, इसलिए मुझे जीवन दर्शन के बारे में अधिक समझाने की जरूरत नहीं है, परंतु मैं इस अधिष्ठान पर ही हमारा भाषा विषय का माने अक्षर ज्ञान, अंक ज्ञान का ज्ञान की विस्तृत चर्चा करूंगी। भारतीय जीवन दर्शन आधारित चिंतन करना है, स्वरूप बनाना है, तब जो पढ़ाए जाने वाले सारे जो विषय हैं उसकी रचना भी भारतीय दृष्टिकोण से समझना जरूरी है। इसलिए समझ में तब आएगा कोई भी विषय कि इस विषय का हम स्वरूप व्यवहारू रूप में और लिखित रूप में तैयार करेंगे, तब धीरे धीरे इस विषय की भारतीय स्वरूप रचना हमको समझ में आएगी। थोड़ा बहुत प्रयास इस जीवन में किया है, इसके आधार पर मैं इस विचारों का आदान प्रदान करूंगी। जो संचालक दीदी ने बताया है कि हमारा आज का जो विषय है वो फाउंडेशन अभ्यासक्रम 0 से 3 और 3 से 8 वर्ष में अक्षर ज्ञान और अंक ज्ञान, इसकी भारतीय संकल्पना क्या है। वर्तमान में हम देखेंगे
इन्हें ले जाओ। वर्तमान में हम देखेंगे कि जो प्रारंभ से गणित और विज्ञान विषय पढ़ाते हैं, गणित और भाषा विषय पढ़ाते हैं, इसमें हम स्वर और व्यंजन, इसको हम अक्षर ज्ञान बोलते हैं, और आगे अंक ज्ञान माने 1 से 100, इसकी संकल्पना पक्की कराते हैं। परंतु इतना पर्याप्त नहीं है, इसके लिए और अधिक बृहद व्याख्या अंक ज्ञान और अक्षर ज्ञान की हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था में दी है, वो हम लोगों को समझनी पड़ेगी। उस दृष्टि से हम लोगों को ये बात समझना है। अक्षर ज्ञान और अंक ज्ञान आज वर्षों से हम लोग पढ़ रहे हैं, इतना पक्का भी हो रहा है। 5 साल के बाद इसका स्वर व्यंजन का प्रारंभ करने के बदले हम 3 वर्ष से प्रारंभ भी कर रहे हैं अनेक विद्यालयों में। फिर भी केवल लिखित स्वरूप पर इसीलिए हम लोगों को ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि हम MA BEd करने के बाद भी जब लेखन पठन की ओर जाते हैं तो हमको लिखित स्वरूप कुछ आता है, लेकिन पठन और मौलिक वक्तव्य देना, कथन करना, इसके बारे में हम लोग बहुत दुर्बल रहते हैं। इसीलिए मुझे इस विषय में फाउंडेशन स्टेज पर क्या होना चाहिए, इसके बारे में कुछ आज वार्तालाप करना है। अक्षर ज्ञान क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। हमारे शास्त्र में अक्षर के बारे में एक सुंदर श्लोक दिया है। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मतलब हमारा हृदयस्थ ओंकार बिंदु है, इसकी नित्य साधना करने से, नित्य अभ्यास करने से योगियों को हर एक इच्छाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष भी मिलाने वाला है। ऐसा ओंकार अक्षर को हम नमन करते हैं। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ भारत में अक्षर ज्ञान का प्रारंभ क ख ग घ माने व्यंजन और अ आ इ स्वर से नहीं होता है, परंतु ओंकार से होता है। इसलिए हम लोग ओंकार को आदि अक्षर बोलते हैं, नाद ब्रह्म बोलते हैं, प्रणव मंत्र बोलते हैं, ऐसे अनेक शब्दों से श्रृंगारित करते हैं। ऐसे ओंकार को प्रथम साधना करना चाहिए। फाउंडेशन में ओंकार की साधना से प्रारंभ करते हैं। हम विद्या भारती में जब 4.5 वर्ष पहले कुछ एक भी अक्षर लिखवाते नहीं हैं और जब 4.5 वर्ष में ओंकार की साधना करके, ओंकार की प्रार्थना करके, ओंकार की पूजा करने के बाद माता और बच्चे दोनों पूजा करेंगे, इसके बाद हमारे अक्षर साधना शुरू होती है। हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रथम ध्वनि ही ओम है। इसीलिए
इसको आदि अक्षर हम बोलते हैं। हमारे जितने स्वर और व्यंजन पढ़ाए जाते हैं उसका मूल अक्षर है ओम है। ओम में से ही ये सारे प्रकट हुए हैं, इसीलिए हम इसकी उत्पत्ति ओमकार ही मानते हैं। इसलिए ओम की साधना प्रथम जरूरी है। स्वर व्यंजन कुल मिलाकर शब्द बनते हैं, शब्द मिलकर वाक्य बनते हैं, मंत्र बनते हैं, स्तोत्र बनते हैं, गीत बनते हैं, काव्य बनते हैं। ये आदि रचनाएं स्वर और व्यंजन मिलकर होती हैं। हमारे हर एक मंत्र श्लोक का प्रारंभ ही हम ओम से शुरू करते हैं। ओम राष्ट्राय स्वाहा, इसका मतलब है ओम से ही प्रारंभ करते हैं। ओम सारे स्वर व्यंजन की उत्पत्ति रूप है, इसीलिए ये हमारी पूरी भाषा से जुड़ा हुआ अक्षर है। इसकी साधना प्रथम करनी चाहिए। ये कुल मिलाकर शब्द, वाक्य, मंत्र, स्तोत्र, गीत, काव्य, ये सारी रचनाएं मिलकर भाषा का बृहद स्वरूप बनता है। भाषा को हम वाणी भी बोलते हैं, माने हमारी भाषा को व्यक्त करने का जो यंत्र है वाणी का कर्मेंद्रिय, उसको हम वाणी यंत्र बोलते हैं। और वाणी को प्रत्यक्ष हम सरस्वती का स्वरूप ही मानते हैं। ये वाणी का जो स्वरूप है माँ सरस्वती, ये आध्यात्मिकता का दर्शन कराती है। इसलिए माँ सरस्वती का चित्र हमारे विद्या के प्रारंभ में पूजा प्रार्थना करके हम हमारी दिनचर्या का प्रारंभ करते हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था का प्रारंभ करते हैं। इसलिए माँ सरस्वती को ज्ञानदायिनी बोलते हैं, वागेश्वरी बोलते हैं, वाणी, कल्याणी, अभयदायिनी, भुवन मोहिनी, रमणी, अनेक शब्दों से हम श्रृंगारित करते हैं, बोलते हैं। इसलिए अनेक गीतों की रचना भी माँ सरस्वती के इन सारे शब्दों से होती है। इसका मतलब है हमारी वाणी कल्याणकारी होनी चाहिए, हमारी वाणी अभय प्रदान करने वाली होनी चाहिए, हमारी वाणी समग्र भुवन ब्रह्मांड को प्रसन्न करने वाली होनी चाहिए, रमणी माने प्रसन्न होनी चाहिए। ऐसी वाणी का प्रारंभ अक्षर ज्ञान से होता है। इसलिए हम इसको वाणी भी कहते हैं। भाषा सर्वप्रथम व्यक्तित्व का परिचय देती है। भाषा शरीर का ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें मनुष्य का सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ दर्शन होता है। हम मनुष्य को देखते नहीं हैं, फिर भी फोन से बात करने से भी पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कैसी होगी। इसीलिए ये हमारे अदृश्य अंग है जो हमारा पूरा व्यक्तित्व का दर्शन कराता है। ये जो भाषा का समग्र व्यक्तित्व का दर्शन होता है, ये दर्शन बाद में नहीं होता, परंतु ये सर्वोचित विकास शैशवावस्था गर्भावस्था से लेकर 5 वर्ष में ही संभव है। ये इसका प्रारंभ गर्भावस्था पूर्व से हो जाता है। आपको लगेगा कि गर्भावस्था पूर्व से कैसे, तो जब श्रेष्ठ संतति के इच्छुक माता पिता दंपति जो ईश्वर से आह्वान करते हैं कि हे भगवान मेरे घर पधारो, हम दोनों पवित्र हुए हैं, हम प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना के आदान प्रदान, वो भी भाषा का आदान प्रदान है, और ये आदान प्रदान से बच्चे और ये पवित्र दंपति का आकर्षण होता है। और इसके बाद गर्भावस्था में भी 9 महीना जो सगर्भा महिला सुनती हैं, देखती हैं, जो कुछ करती हैं, इसका सारा प्रभाव ये गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। उस दृष्टि से हमारी भाषा का प्रारंभ गर्भावस्था पूर्व से लेकर 5 वर्ष की शिशु अवस्था में अधिक प्रभावी रहता है, परंतु इसका स्वरूप बिल्कुल अनौपचारिक है।
इसके बाद पहली दूसरी में माने छठवां सातवां आठवां वर्ष में थोड़ा सा औपचारिक स्वरूप बनता है, परंतु पूरा औपचारिक भी नहीं। ये पहली दूसरी कक्षा है वो 0 से 5 और 7 वर्ष के बीच का एक ब्रिज कोर्स है, ऐसा मैं मानती हूँ। अनौपचारिक व्यवस्था में से औपचारिक में जाने का एक सरल रास्ता है वो हमारे साथ है। इसीलिए मुझे आज आनंद की बात ये भी है कि हमारी सरकार की जो शिक्षा व्यवस्था है ECCE, इसमें 3 से 8 वर्ष की फाउंडेशन शिक्षा व्यवस्था दी है, जिसमें भी मैंने पढ़ा तो खास करके ऐसा बताया गया है कि लेखन पठन इसका पूरा प्रभावी स्वरूप 8 साल में हो जाना चाहिए। लेकिन मुझे इसके बारे में भी थोड़ा स्पष्ट करना है कि ये तो हम प्रभावी करेंगे, लेखन पठन गणन और साक्षरता शब्द भी दिया है कि पूर्ण साक्षर हो जाना चाहिए। साक्षर होना माने अक्षर का ज्ञान उसको हो जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इसके साथ बहुत कुछ आयाम हम लोगों को जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो साक्षर होगा ये सही रूप में साक्षर होगा, नहीं तो अपने शास्त्र में दिया है साक्षरः विपरीतः राक्षसः भवन्ति। इसका मतलब केवल साक्षर होंगे तो ये साक्षर का उल्टा अर्थ राक्षस होता है। और इसका हमारे शास्त्रों का उदाहरण रावण है। बहुत साक्षर था, पंडित था, फिर भी भावना और संस्कारों का अभाव के कारण भाषा के विद्वान थे लेकिन संस्कारित मनुष्य नहीं थे। कोरोना काल में भी हम बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों का साक्षरता के साथ जो पढ़े लिखे हैं उन लोगों का दर्शन किया है, हम लोगों को अनुभव है। इसलिए केवल साक्षरता नहीं लेकिन साक्षरता के साथ संस्कारिता का भी बहुत जरूरी है। और संस्कारिता तब आती है जब फाउंडेशन स्टेज पर हम लोगों को अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा। इसलिए हमारी सारी जो व्यवस्था है इस व्यवस्था में भी ये फाउंडेशन कोर्स है, अभ्यासक्रम है, वो नींव का अभ्यासक्रम है। और ये नींव का अभ्यासक्रम को नींव की दृष्टि से तैयार करना पड़ेगा, उनके आचार्यों को भी नींव रूप तैयार करना पड़ेगा, तभी हमारा ये फाउंडेशनल अभ्यासक्रम जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उसको हम सफल कर पाएंगे। आगे मनुष्य के शरीर की संरचना और अक्षर का समन्वय कैसे होता है, ये सब भाषा विज्ञान का विषय है। लेकिन हम लोगों को शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। हम खास करके मनुष्य की संरचना होती है, इसके साथ अक्षरों का समन्वय कैसे होता है और इसमें से भाषा कैसे प्रकट होती है, इसमें से हमारा व्यक्तित्व कैसे बनता है, ये इसके बाद आगे के टॉपिक में हम देखेंगे। ये हमारे सामने एक सुंदर चित्र है, पद्मासन में बैठा हुआ। इसमें अलग अलग प्रकार के चक्र हैं। ये सब हम लोग योग के अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऊपर का जो है चक्र वो सहस्रार चक्र है। दूसरा जो चक्र है अपने दो भ्रमर के बीच में वो आज्ञा चक्र है। इसके नीचे जो हमारा गला के भाग में है वो विशुद्ध चक्र है। हमारी छाती में सीना में अनाहत चक्र है। इसके बाद मणिपुर चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है और अंत में रेड कलर का है, लाल कलर का वो मूलाधार चक्र है। ऐसे 7 चक्र के साथ सूक्ष्म सूक्ष्म रूप से अक्षर जुड़े हुए हैं। इसके बारे में हम लोगों को सूक्ष्म रूप से समझना पड़ेगा। सहस्रार चक्र को अभी छोड़ देंगे तो हमारे आज्ञा चक्र के साथ ओम, क्ष और ह
ये इतने अक्षर जुड़े हुए हैं हमारे विशुद्ध चक्र के साथ। सारे स्वर अ आ इ ई उ ये सारे स्वर जुड़े हुए हैं। इसके नीचे हरे रंग का अनाहत चक्र है, इसमें हमारे व्यंजन, कुछ व्यंजन जुड़े हुए हैं, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ। इसके नीचे जो मणिपुर चक्र है, इसमें ड ढ ण त थ द ध न प फ इतने विशुद्ध चक्र में जुड़े हुए हैं। इसके नीचे हमारा जो मणिपुर चक्र में ड ढ ण त थ द ध न ये जुड़े हुए हैं। इसके नीचे हमारा स्वाधिष्ठान चक्र है, व भ म य र ल, और इसके नीचे मूलाधार चक्र है, उसमें ये 4 अक्षर जुड़े हुए हैं। ये मैंने पूरा प्रेजेंटेशन में दिया है, इसलिए आप आगे भी सूक्ष्म अभ्यास कर सकते हैं। मुझे यहाँ अच्छा अभी आगे का चित्र चालू रखना है। हरिओम। वो चक्र वाला चित्र चालू रखना है। ये जो चक्र की सिस्टम है हमारी, वो बहुत सूक्ष्म है। इसमें हमारी सुषुम्ना नाड़ी और ईड़ा और पिंगला जुड़े हुए हैं। ये योग का विषय है, इसके बारे में अधिक नहीं जाऊंगी, लेकिन हमारे ब्रह्मांड में जो प्राण तत्व हैं, जिसको हम वैश्विक चेतना बोलते हैं, जिसको ब्रह्मांड के सारे ध्वनि का आदान प्रदान करता है, ये चक्र से ब्रह्म नाड़ी माने सुषुम्ना नाड़ी जो बोलते हैं, इसमें सारा ध्वनि प्रसारित होता है। जो हम अभी बोल रहे हैं, तो ये ध्वनि अंदर से सहस्रार चक्र से अंदर प्रवाहित होता है, और ये सारे अक्षर जो चक्र के साथ जुड़े हुए हैं, इस अक्षर वहां एक एक चक्र में जाके आघात करता है, और ये आघात से एक झंकार उत्पन्न होती है, और ये योग्य जगह पर योग्य अक्षर का टच होने से, स्पर्श होने से, आघात होने से ही पवित्र ध्वनि उत्पन्न होगा। इसीलिए ये छोटी फाउंडेशन स्टेज पर ये अक्षरों को हर एक चक्र के साथ अच्छी तरह से स्पर्श करे, आघात करे, ये सबसे पहली आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत सारे आयाम हैं, मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी हम लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये ब्रह्म नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी जो है, इसमें से प्रवाहित ये ध्वनि एक एक चक्र में जैसे अंदर आघात करता रहता है, वैसे हमारे शब्द प्रकट होते जाते हैं, और ये सारे प्रकट शब्द बहुत शक्ति स्वरूप, बहुत आध्यात्मिक और कल्याणकारी होते हैं। इसलिए हमारे पूर्व ऋषि मुनि कभी भी अधिक नहीं बोलते थे, वो बहुत कम या मौन भाषा में बात करते थे, और ये सारे अक्षर जितने निकलते थे वो आशीर्वाद रूप बनते थे। और इससे उल्टा ये अक्षर को हम फाउंडेशन स्टेज में कैसे भी अभ्यास करवाएंगे और कैसे भी इसका इस्तेमाल करेंगे, तो ये चक्रों में अलग विरुद्ध माने जगह पर, स्थान पर वो आघात करेगा, तो मुझे लगता है कि इसकी विपरीत परिणाम आएगा, और ये सारा निर्माणात्मक भाषा नहीं होगी, विध्वंसात्मक होगी और विनाशकारी होगी। तो ये हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि फाउंडेशन स्टेज में केवल ये लिखित अक्षर ज्ञान नहीं, परंतु इसके पूर्व की तैयारी जो करना है, ये सप्त चक्रों के साथ ये अक्षर जो अंदर जुड़े हुए हैं, इसका हम बहुत अच्छे से अभ्यास करवाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर जैसे एक बांसुरी है, ये बांसुरी में 7 छिद्र होते हैं। ये बांसुरी वैसे तो एक बांस का टुकड़ा ही होता है, परंतु इसमें 7 छेद करके जैसे हम अपनी अंगुलियों से उसको संयमित करते हैं और अच्छा सरल स्पर्श करवाते हैं, तब अंदर से हमारे स्वर निकलते हैं और स्वरों में से पूरा सुंदर संगीत निकलता है। ऐसी केवल एक बांसुरी के
छोटे टुकड़े की ये व्यवस्थाएं, ऐसे हमारा भौतिक शरीर भी आध्यात्मिक रूप से एक बांसुरी है, और ये बांसुरी में हमारे 7 चक्र हैं, वो 7 चक्र 7 छेद हैं, और इस छेद में हमारे हर एक अक्षर को व्यवस्थित आघात करने के लिए हम लोगों को फाउंडेशन स्टेज में व्यवस्था करना चाहिए। ये भाषा विज्ञान का बहुत बड़ा बृहद विषय है, जिसका इतना प्रेजेंटेशन करने के बाद आगे आप अभ्यास करेंगे तो बहुत कुछ इसमें मिल सकता है। आगे, हाँ, भाषा कैसे सीखी जाती है? हमारे अक्षर माने एक भाषा का छोटा सा स्वरूप है। कैसे सीखा जाता है? तो ये पहले श्रवण, बाद में कथन, बाद में पठन और बाद में लेखन। सुनना, श्रवण माने सुनना, कथन माने बोलना, भाषा माने पढ़ना, माने पढ़ना और लिखना। पढ़ना माने वाचन करना और लेखन करना। तो ये भाषा के 4 सोपान हैं, जो हम लोग डीएलएड बीएड में भी ये भाषा कैसे सीखी जाती है, इसकी विधि, इसके 4 सोपान का वर्णन हम पढ़कर आए हैं, इसलिए अधिक इसमें मैं ये नहीं करूंगी। लेकिन जैसा श्रवण है वैसा कथन है, जैसा पठन है वैसा लेखन है। इस व्यवस्था को फाउंडेशन स्टेज के कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। लेखन माने अंतिम स्टेज है। आज हम लोग सुनना, बोलना, पढ़ना छोड़कर लेखन के पीछे पड़ गए हैं, और पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में जो अधिक अभ्यास करने वाली चीजों को बहुत फाउंडेशन माने 3 वर्ष में लाए हैं, और 3 वर्ष से ये बात समझ में ही नहीं आती बच्चों को, क्योंकि ये सारा अक्षर ज्ञान और अंक ज्ञान प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, और अभी 5 वर्ष तक बच्चों में ये सूक्ष्म बुद्धि नहीं होती है, इसलिए उसको समझ में भी नहीं आता है। हम जबरदस्ती से उसको अभ्यासक्रम बनाकर देते हैं तो वो लिख लेते हैं, लेकिन समझना नहीं आता। समझना हमको है कि सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनते हैं कानों से, हाँ ठीक है, सुनते हैं कानों से, और थोड़ा आगे का स्टेज अब भैया, हाँ, सुनना कान से माने कर्णेंद्रिय माने ज्ञानेंद्रिय है, बोलना वाणी से माने कर्मेंद्रिय है। इसलिए कान से सुनकर वाणी से प्रकट करने में 2.5 साल लगते हैं। कैसे, मैं ये बताती हूँ कि गर्भावस्था के 4थे महीने में कान का प्रारंभ होता है, माने हर एक ज्ञानेंद्रिय का डेवलपमेंट होता है मासानुमास, इसमें कान का प्रारंभ 4था महीना में होता है। इसीलिए 4थे महीने में सगर्भा को बहुत सारे आवाज सुनना चाहिए, अच्छे आवाज, ये बच्चे के कान से वो भी सुन सकते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ कथा सुनना, सत्संग सुनना, अच्छा संगीत सुनना, और इसके विपरीत अच्छा नहीं है, माने विपरीत चीजें हैं वो नहीं सुनना, ये पक्षिया गर्भावस्था में आते हैं। इसीलिए कान सुनने का काम करता है। उस वक्त हमारी कर्णेंद्रिय सक्रिय हो जाती है 4था महीना में, और ये सारा का सारा ग्रहण करके अंदर रिकॉर्डिंग हो जाता है। अभी बच्चे बोल नहीं सकते, वैसे तो गर्भ विज्ञान में बताया है कि 4था महीना में जैसे सुनना प्रारंभ करते हैं तो उसका होठ फड़फड़ाहट हो जाता है, लेकिन अभी ध्वनि रूप आवाज वो नहीं निकाल सकता, प्रयत्न करता है अंदर से। और हमारे शास्त्र में एक बात ये भी आई है कि अष्टावक्र अंदर था, बोल नहीं सकता था, फिर भी 6वां 7वां महीना में उनके मदालसा को बताया अष्टावक्र ने कि पिताजी गलत उच्चारण कर रहे हैं। तो अंदर गर्भावस्था में सूक्ष्म समझ है कि बाहर गलत उच्चारण हो रहा है, ये गलती मत करिए पिताजी, गलती मत करिए, वो अंदर से बोला भी है, ऐसा अपना शास्त्र में उदाहरण भी है। इसीलिए हम लोगों को ये बात
ध्यान में रखना चाहिए कि गर्भावस्था में है तब बच्चे कुछ सुनते नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ सुनते हैं। और सगर्भा को अच्छे से सुनाना, ये हमारा फाउंडेशन, प्री फाउंडेशन स्टेज का काम है, 0 से 3 का। और हमारा जिंदा उदाहरण हम देखते हैं अपने समाज में कि जैसा वो कानों से सुनता है वैसा वाणी से बोलता है। मराठी बच्चे मराठी ही बोलते हैं, केरल के बच्चे मलयालम ही बोलते हैं, आंध्र के बच्चे तेलुगु ही बोलते हैं। क्यों ऐसा होता है? तो गर्भावस्था में 9 महीना तक जो उसके इंद्रियों पर जो भाषा का प्रभाव पड़ा है, ये प्रभाव जिंदगी के सबसे अधिक प्रभाव है। बाद में जन्म के बाद मलयालम बच्चे को मराठी सिखाना है, नहीं सिखा सकते। मराठी बच्चे को मलयालम सिखाना है, नहीं सिखा सकते। जितना 9 महीना में सगर्भा माता के कानों से सुनी हुई वाणी जो वो प्रभावी है, उतना बाद में नहीं हो सकता। ये बात हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए सुनना और बोलना ये बहुत बड़ी कम्युनिकेशन माने समन्वयकारी बातें हैं। इसलिए जैसा सुनेगा वैसा बोलेगा, ये हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। पढ़ना और लिखना, जैसा पढ़ेगा वैसा लिखेगा। आप लोगों को ये आश्चर्य होगा कि पहले पढ़ना कैसे आएगा लिखने के पहले। तो सही बात यह है कि पहले पढ़ना सिखाना चाहिए, बाद में लिखना सिखाना चाहिए। तो पढ़ना कैसे? अभी वो 3 वर्ष में अपने पास बच्चे आते हैं माने प्री नर्सरी में, तो उनको बहुत सारे शब्द आ गए हैं, जैसे कबूतर हैं, मोर हैं, सरस्वती हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द वो घर की पाठशाला से सीख कर आए हैं। वो जो सीख कर आए हैं वो ही शब्द अभी सुनना है केवल, अभी पढ़ना नहीं आता है, लेकिन चित्र उनको ध्यान में आता है। मोर का चित्र वो पहचान जाता है। तो मोर का चित्र और इसके अक्षर मोर लिखा हुआ है वो पढ़ाने से वो पढ़ जाता है। इसलिए वो हमने प्रयोग करके देखा है, मैं 2-3 चित्र बाद में बताऊंगी, लेकिन ये अपने आप सीखता है, इसके प्रयोग करने से ही अनुभव आता है। और जब वो जैसा पढ़ा है वो ज्ञानेंद्रिय से, आंखों से पढ़ा है, तो आंख ज्ञानेंद्रिय है, तो जैसा उन्होंने पढ़ने का वहां अक्षर का दर्शन किया है वैसा ही हाथ कर्मेंद्रियों से वो लिख सकता है। जैसे सुना हुआ रिकॉर्डिंग होकर कथन करते हैं, बोलते हैं, ऐसे ही पढ़ा हुआ कर्मेंद्रियों से हाथों से लिखते हैं। ये पूरा अनुभव का विषय है। और विद्या भारती की शिशु शिक्षा में ये प्रयोग काफी 25-26 राज्यों में हो रहा है। उन लोगों ने प्रत्यक्ष अनुभव किया है कि ये तो बहुत सरल चीज है कि लिखने के पहले बच्चे पढ़ना सीख जाते हैं। इसमें होता क्या है? तो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और जैसे कान और वाणी का कोऑर्डिनेशन होगा तुरंत बच्चे बोलना सीख जाएंगे। ये कोऑर्डिनेशन में 2.5-3 साल लगता है, ये धैर्य रखना पड़ेगा। और पढ़ना और लिखना, इसमें आंख और हाथों का माने ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय का कोऑर्डिनेशन में करीबन 6 महीना 8 महीना वर्ष लगता है। हर एक बालक की अलग अलग स्थिति है, किसकी कैसी ये बनती है ग्रहणशीलता, उसके आधार पर वो थोड़ा देरी से थोड़ा जल्दी सीखता है। लेकिन आचार्यों को ये विज्ञान ध्यान में होता है, तो आचार्यों की बात सिखाने की पद्धति बहुत सरल बन जाएगी। ये हमारा सबका अनुभव है। ये 3 वर्ष लगता है श्रवण करके बोलने में, लेकिन पढ़कर लिखने में इतना नहीं लगेगा, ये समय बहुत कम लगेगा, ऐसा हमारा अनुभव है। माने 3 वर्ष में 3 से 4 वर्ष में वो बहुत सुनना बोलना सब सीख जाता है, तो 4.5 वर्ष के बाद वो पढ़ना सीखते हैं, और 5 वर्ष के बाद अच्छे से लिखना सीख जाते हैं। काफी कुछ चीजें अपने आप स्वयं स्पष्ट हो जाते हैं कि मुझे क्या करना है। उस दृष्टि से श्रवण कथन पठन लेखन ये हम लोगों को समझना चाहिए। आगे जैसे सुनना और बोलना ये मौखिक है, ऐसे
पढ़ना और लिखना वो राइटिंग से जुड़ा हुआ है, ये लिसनिंग से जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम लोगों को ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि पढ़ने के लिखने के पहले पढ़ना जितना सुंदर रूप से आएगा और जैसा सुंदर अक्षर पढ़ेगा वैसा ही अक्षर लिखेगा। हमारा ये भी अनुभव है कि संयुक्त अक्षर बाद में हम सिखाते हैं, पहले क ख ग घ, इसके बाद कलम कमल ये सब सिखाते हैं, इसके बाद 4 अक्षर सिखाते हैं, सरल अक्षर सिखाते हैं, इसके बाद मात्राएं सिखाते हैं, इसके बाद संयुक्त अक्षर आता है। यहाँ ऐसा नहीं है, जो संयुक्त अक्षर पढ़ा ऐसा ही संयुक्त अक्षर वो लिखना भी सीख जाता है। वो क्योंकि पढ़ते समय जो संयुक्त अक्षर पढ़ा वैसा ही अंदर रिकॉर्डिंग हो जाता है और वो ऐसा ही लिखते हैं। ये इसका परिणाम है, ये अनुभव करके हमने देखा। आगे यहाँ थोड़े सैंपल दिए हैं, बच्चों को चित्र भी दिया है और इसके साथ नीचे लिखा हुआ भी दिया है। अभी 4.25 साढ़े 4 वर्ष के बच्चे पढ़ना नहीं जानते, लेकिन चित्र देखते हैं तो वो बच्चे चित्र के माध्यम से बताते हैं कि ये बैंगन है। इसके आधार पर वो सरस्वती हैं, संयुक्त अक्षर भी पढ़ लेते हैं, वो भगत सिंह है ऐसा भी पढ़ लेते हैं, ध्वज ऐसा संयुक्त अक्षर भी पढ़ लेते हैं। इसके बाद उसको एक्सरसाइज करना होता है कि उनके पास जो जो चित्र है उस चित्र के नीचे क्या लिखा है वो चित्र का आधार लेकर वो पढ़ते हैं बच्चे। ये एक्सरसाइज अधिक करवाने से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे यहाँ आप ऊपर का चित्र देखेंगे, बच्चे के पास पक्षी का चित्र है और नीचे लिखा हुआ है, इतना स्पष्ट मुझे नहीं दिखता है इसलिए, लेकिन वो कर क्या रहे हैं कि वो बाकी सब बच्चों को बता रहे हैं और धीरे धीरे ये पक्षी और इसके नीचे लिखा हुआ दोनों को कटिंग कर देंगे और बच्चे ऐसी एक्सरसाइज करेंगे कि कौवा के सामने कौवा लिखना, कबूतर के सामने कबूतर, ऐसी जोड़ी बनाना। धीरे 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 आप चित्र हटा लेने के बाद ये कौवा, कबूतर, सरस्वती, भगत सिंह, ध्वजा, भारत माता, ऐसे बड़े बड़े शब्द, छोटे शब्द, मात्रा वाले संयुक्त अक्षर सब सीख जाते हैं। इसलिए ये चित्र के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, आगे का चित्र भैया और नीचे वाला। हेलो, इसमें हम कुछ बच्चों को बिठाकर कहानी कथा बता सकते हैं। हाँ, बता रहे हैं। इसका मतलब है ये वीडियो था लेकिन मुझे सेटिंग करने का समय ना रहा, इसलिए मैंने केवल ये बताया है। तो ये पपेट्स के माध्यम से ये सारी कथा कहानी उनको बताते हैं, गीत बताते हैं, तो बच्चे बहुत एकाग्रता से, आप देख रहे हैं कि ये बच्चे एकाग्रता से देख रहे हैं, तो इसके साथ एकाग्रता होती है और कथा कथन जो होता है, गीत होता है, ये अच्छे से वो सुनते हैं और अपने आप नए नए शब्द को ग्रहण करते हैं। एक बात ये ध्यान में रखना कि भाषा पढ़ाते समय कोई औपचारिक आर्टिफिशियल व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, आनंददायी और अनौपचारिक व्यवस्था होनी चाहिए। ये भाषा सीख रहे हैं। एक कथा में से हमने ये निरीक्षण किया है कि एक कथा सुनाने से 10 शब्द नए उनके पास आ जाते हैं। एक गीत सुनाने से 10 शब्द उनके पास नए नए आते हैं। ऐसे आचार्य के पास 100 कथाएं, 100 गीत, 100 वार्तालाप, 100 कहानियां जो होगी, तो ये हर दिन नया नया बच्चे मांगते हैं कि मुझे नई कथा सुनना है, तो हर दिन नए नए शब्द उनके पास आएंगे। इसीलिए 5 साल में कम से कम 4-5 हजार अपनी मातृभाषा का और या अन्य भाषा जो पढ़ते हैं इसका ये भाषा संग्रह होना चाहिए। ये हमारा अनुभव है। भाषा संग्रह, कथा कहानियां, इसके माध्यम से जल्दी बच्चे ग्रहण कर सकते हैं और जितने शब्द अधिक उतनी मौलिकता, उतना
भाषा का वक्तव्य प्रकट करने की क्षमता और ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों का कोऑर्डिनेशन ये बहुत अपने आप होने लगता है। इसलिए ये बात हमेशा हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। आगे ये मैंने आगे बताया, गर्भ के चौथे माह से सुनना प्रारंभ कर देते हैं। तो हम लोगों को माताओं को क्या क्या सुनने के लिए देना, तो सुंदर गीतों की रचना, मंत्र, स्तोत्र, ये सूक्त, ये सारा सुनते हैं। मैं आपको एक अनुभव भी बताती हूँ कि हमने जो 0 से 3 का प्रयोग किया है, इसमें हर महीना 9 महीना मासानुमास उनको सुंदर सूक्त, सुंदर मंत्र सुनने की एक पूरी सीढ़ी बनाई है। ये सीढ़ी माँ शांति से कहीं पर बैठकर वो सुनती हैं, इसका हमने दृश्य यहाँ रखा है। इसलिए आपको केवल अनुभव करने के लिए कि गर्भवती माताओं की शिक्षा भी ऐसे हो सकती है। आगे इसमें एक बात हम लोगों को समझना चाहिए कि जो गर्भावस्था से सुनकर 2.5-3 वर्ष श्रवण कथन में लगता है, तो 3 वर्ष में हम लेखन प्रारंभ करवा देंगे, ये कितना उचित है। अभी पठन और लेखन का जो कालखंड है 1 वर्ष 10 महीना का, ये कालखंड को बिना पसार किए हुए हम लिखने को प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए बच्चे केवल आकृति निकालते हैं, उनको कुछ मालूम नहीं है। मुझे लगता है कि इसके बारे में मुझे और एक स्पष्टता ये करनी है कि अक्षर पहले सिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि क, म, र, ये इसका कोई अर्थ नहीं है। वह अर्थ नहीं है तब ये अरुचिकर कार्य लगता है। इसलिए क, म, ल, ये शब्द, ये जो 3 अक्षर में से जो शब्द बनेंगे, जो चित्र उसका होगा या कोई मूर्त चीज होगी, तो उसको जल्दी इंटरेस्ट होगा। जैसे कि कलम, तो पेन दिखाएंगे तो उनको पता चलेगा कि ये पेन के लिए कलम बोलना चाहिए, ये कमल के फूल के लिए कमल बोलना चाहिए, ये उनको बाद में पता चलेगा। लेकिन आप पहले क ख ग घ लिखने का शुरू करेंगे तो अरुचिकर होगा। और आजकल बच्चे कितना भी पढ़ते हैं तो उसकी पढ़ाई में, लेखन में गलतियां भी बहुत होती हैं। ये हम लोगों को अभी ध्यान में आता है। आगे पहले संख्यात्मक माने न्यूमरेसी का कंसेप्ट क्लियर करने के पहले कुछ बातें मैं बीच में बता देती हूँ। सुनना माने क्या क्या सुनाना चाहिए बच्चों को, माने 0 से 1 तक मैं बताती हूँ। माने गर्भवती को, नवदंपति को, माने जन्म से 3 वर्ष में, 3 वर्ष से 8 वर्ष में क्या क्या सुनाना, तो ये संस्कार क्षम अक्षर संस्कारों का स्वरूप ले लेंगे। इसीलिए शब्द, वाक्य, वार्तालाप, संवाद, गीत, लोरी, काव्य, स्तोत्र, मंत्र, ये सब हम लोगों को सुनाना चाहिए। सुनने के बाद वो बोलेंगे क्या, तो शब्द बोलेंगे, वाक्य बोलेंगे, उस वक्त उसको विराम चिन्ह समझ में आना चाहिए। संयुक्त अक्षर कैसे, बस स्टेशन ऐसा कैसे उसको बोलना आना चाहिए, इसके बार बार अभ्यास करना चाहिए। सरस्वती, इसका बार बार अभ्यास करना चाहिए। ऐसे संयुक्त अक्षर, आरोह, अवरोह, ये सब इसके साथ करना चाहिए। सुनाने के बारे में मैं एक और बात भूल गई हूँ, बताती हूँ कि उन लोगों को अच्छा संगीत भी सुनाओ। संगीत में क्या है, एक नोटेशन सिस्टम है। जिन लोगों ने संगीत का अभ्यास किया होगा उन लोगों को मालूम होगा कि नोटेशन है। ये नोटेशन क्या है, तो हमारे भाषा को संयमित करने की एक व्यवस्था है संगीत में। इसलिए फाउंडेशन कोर्स में भाषा सीखने के पहले संगीत होना अति आवश्यक है, क्योंकि इसमें मधुरता तब आएगी जब ये नोटेशन को फॉलो करेंगे। जो नोटेशन को फॉलो नहीं करते, बड़े बड़े संगीतकार के गीत में भी
मधुरता नहीं होती है, लेकिन जो लोग अच्छे से फॉलो करते हैं नोटेशन को, उनकी बहुत भाषा सुंदर होती है और वो गाते हैं तो हजारों लोगों को मंत्र मुग्ध कर देते हैं, क्योंकि जब वो नोटेशन को फॉलो करेंगे संगीत में, तब उनके जो गीत या भजन जो गा रहे हैं उसके सारे अक्षर अपने आप भारतीय संगीत में हमारे चक्रों से टच करते हैं, और ये चक्रों से टच करने के बाद अपने आप को मधुरता प्रकट होती है और बाकी सब लोगों की आंख में पानी भी निकल जाता है। और इसीलिए हमारे रागों में पत्थर में से पानी निकलना, या हमारे रागों में दीपक राग गाने से मुर्दा भी, मृत व्यक्ति भी जीवंत होता है, ऐसा जो वर्णन संगीत में आता है, इसका मतलब मृत व्यक्ति नहीं है, लेकिन अक्षम व्यक्ति सक्षम बन जाती है, कल्याणकारी बन जाती है, इसका अर्थ ऐसा है। इसीलिए वहां पर संगीत बेसिकली फाउंडेशन कोर्स में डालना चाहिए। शुरुआत में वो बच्चे समझ नहीं पाएंगे संगीत का, लेकिन ओमकार का उच्चारण है, वर्ण का शुद्ध उच्चारण है, स्वर की साधना कर सकते हैं, ये सब वो अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए ये संगीत के माध्यम से बहुत जल्दी से भाषा का ये कर सकते हैं। हमारे आचार्य जो हैं, उन आचार्यों को सुनने की सारी सामग्री उनके पास, सुनाने की, बच्चों को सुनाने की, शब्द, वाक्य, वार्तालाप, संवाद, गीत, लोरी, काव्य, स्तोत्र, मंत्र, इसकी भरपूर व्यवस्था होनी चाहिए। ऑडियो वीडियो भी होना चाहिए। बोलने के लिए खुद को पता होना चाहिए कि मुझे जो अक्षर या शब्द बच्चों से करवाना है वो मेरा शुद्ध हो। इसलिए अक्षर, शब्द, वाक्य, विराम चिन्ह, संयुक्त अक्षर, ये आरोह अवरोह से के साथ उनको बोलना आना चाहिए, गाना आना चाहिए, उच्चारण करना आना चाहिए। पढ़ने के समय क्या पढ़ना, तो पहले शब्द पढ़ना, इसके बाद वाक्य पढ़ना, परिच्छेद पढ़ना, इसके बाद अक्षर आएगा, अक्षर पढ़ना, और ये शुद्ध उच्चारण के साथ भावयुक्त आरोह अवरोह के साथ आना चाहिए। बच्चों में कभी कभी ये दिखने को मिलता है मौन वाचन नहीं आता, तो मौन वाचन भी ये फाउंडेशन में आता है। पहली दूसरी के बच्चों को मौन वाचन करना आना चाहिए। लेखन करते समय वर्ण, स्वर, मात्रा, शब्द, संयुक्ताक्षर, वाक्य लेखन, सरल वर्णन, घटना वर्णन, ये सब आना चाहिए। समझ कितनी आनी चाहिए, माने 3 से 8 वर्ष में बच्चों को कितनी समझ आनी चाहिए, तो शब्द तो उनको आ गया, लेकिन शब्दों का अर्थ भी और शब्दों की जो रचना व्यवस्थितता होती है ये भी समझ में आना चाहिए। जैसे कि 2 शब्दों के बीच एक अक्षर की जगह छोड़नी चाहिए, खाली जगह, ये उनको पता चलना चाहिए। ये अर्थ जैसे पृथ्वी है तो इसका वसुंधरा ऐसा भी अर्थ होता है, पृथ्वी माने क्या, इसका भी अर्थ होता है, ये सब उसको आना चाहिए। वाक्य रचना आनी चाहिए एवं वाक्यों का अर्थ भी आना चाहिए। माने बच्चों को कर्ता, कर्म, क्रियापद, इसकी रचना भी एक्सरसाइज के माध्यम से, अभी ग्रामर के बारे में बताना ही नहीं है, लेकिन उसको समझ में आना चाहिए। मैं दौड़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं ये करता हूँ, कोई भी क्रिया को जोड़ के आपको पता चल जाएगा कि इसको वाक्य का अर्थ समझ में आ गया है। गीत और कविता का सस्वर पठन और गान आना चाहिए। आजकल बच्चों को ये कविता गाना भी नहीं आता है, आचार्यों को भी नहीं आता है, इसलिए सस्वर पठन और गान करने से अपने अंदर अक्षरों को अपने चक्र के साथ टच करना भी सिखाना चाहिए। ताल, स्वर, लय के साथ उन लोगों को गाना आना चाहिए। वाक्य और गीत कुछ भी गाते समय, बोलते समय आरोह अवरोह, विराम चिन्ह,
प्रश्नार्थ चिन्ह, ये सारे का उच्चारण भी आना चाहिए। लेखन के पूर्व तैयारी में सीधी, तिरछी रेखा, गोल, अर्धगोल ये हम करवाते भी हैं, वो अच्छे से करवाना चाहिए। हम थोड़ा कर्मकांड करके आगे बढ़ जाते हैं जल्दी, हमको पढ़ाने की लिखाने की बहुत जल्दी होती हैं, लेकिन इसकी जितनी अच्छी एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतना उनके अक्षर आगे अच्छा सुलेख होगा। भिन्न भिन्न प्रकार के संयुक्त अक्षर कैसे बनते हैं? पद्मासन, ये पद्मासन कैसे बन गया, उन लोगों को ये संयुक्त अक्षर कैसे बनता है, ये भी द्वितीय कक्षा में समझ में आता है। पूरक शब्द माने ताला, चाबी, ऐसा शब्द भी उनको आना चाहिए। और विलोम शब्द माने दिन, रात, पूर्व, पश्चिम, ये शब्द भी उन लोगों को समझ में आना चाहिए। इसकी बहुत सारी भरपूर सामग्री ये सब सिखाने के लिए केवल लेखन के पूर्व तैयारी के रूप में बहुत सारी चीजें होना चाहिए। आचार्य के पास गीत पुस्तिका होनी चाहिए, अनेक गीतों का संग्रह होना चाहिए, कहानियां, अनेक कहानियों का संग्रह होना चाहिए, कहावतों का संग्रह होना चाहिए, नाट्य पुस्तिकाओं का संग्रह होना चाहिए, वर्णन पुस्तिका, कोई भी एक चित्र और इसका वर्णन कैसे कर सकते हैं, इसकी पुस्तिका होना चाहिए। चित्र शब्द कोश, चित्र भी हैं, शब्द हैं, ऐसा पूरा एक चित्र शब्द कोश होना चाहिए। भाषा का खेल संग्रह, ये भी हमारे पास होना चाहिए। और सुलेख पुस्तिकाएं भी हमारे पास होना चाहिए। सुलेख के नीति नियम भी आचार्य जानना चाहिए। आचार्यों का दूसरा दायित्व क्या है? खुद की उच्चारण शुद्धि के लिए प्रयत्न करें। वो खुद भावपूर्ण और मधुर भाषा बोलकर बच्चों के साथ व्यवहार करें और इसकी साधन सामग्री बनाएं, और साधन सामग्री संस्कारक्षम हो, इसके बारे में उनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आजकल मैं संस्कारक्षम शब्द अधिक बल देती हूँ कि भाषा के साथ संस्कार भी जुड़े हुए हैं। नई नई क्रिया, भाषा की नई नई एक्सरसाइज, नए नए अभ्यास करवाने के लिए उनके पास आइडियाज होना चाहिए और भाषा विज्ञान की जानकारी भी होना चाहिए। जैसे हम अभी भाषा विज्ञान के बारे में आगे जितना समझ गए, उतनी भाषा विज्ञान की जानकारी प्राइमरी स्टेज पर फाउंडेशनल कोर्स के आचार्यों को होना चाहिए। उनको सरल मूल्यांकन, जैसे पढ़ाया है ऐसे ही मूल्यांकन करने के लिए मौखिक, प्रायोगिक, लिखित विधियां भी उनके पास होनी चाहिए। और सही में जो भाषा पढ़ाएंगे वही मूल्यांकन करेंगे, तो ही ये सही मूल्यांकन होगा, ये मेरा मानना है। और जब हम भाषा सिखाएंगे तो हमारे पास बच्चे 3 साल के बाद आते हैं, तो इसके पूर्व उसका सबसे बड़ा प्रभावी केंद्र है वो उनका परिवार है। इसलिए परिवार की भाषा कैसी है, कितने सुंदर है, मधुर है, कैसा व्यवहार है, कितनी प्रेम पूर्ण और भावपूर्ण है, इसके ऊपर भी बहुत आधार रहता है। इसलिए भाषा के बारे में परिवार शिक्षा करना, ये भी मुझे लगता है फाउंडेशन के साथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि अपने पास जो बच्चे रहेंगे, ये बच्चे 5 घंटा रहेंगे या 3.5 घंटा रहेंगे, बाकी पूरा घर में जो भाषा व्यवहार होगा, ये व्यवहार उनके वाणी के यंत्र में बैठ जाएगा। इसलिए समय समय पर परिवार को भी सावधान करना चाहिए और परिवारों में संस्कारक्षम भाषा उपयोग के लिए कुछ सामग्री निर्माण करके, कुछ सीढ़ी निर्माण करके भी हम लोग दे सकते हैं। मुझे लगता है कि संख्यात्मक अक्षर ज्ञान के बारे में मुझे मेरा जितना अनुभव था उतना मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। और अभी अंक ज्ञान क्या है, इसके बारे में भी बहुत बड़ा सोचने का विषय है। मुझे कभी कभी माता पिता भी पूछते हैं और आचार्य भी पूछते हैं कि दीदी अब लेखन कब करवाना,
लेखन कब करवाना, तो मुझे ये बात हम लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि अंक ज्ञान और अक्षर ज्ञान के बारे में हम लोगों को इतना जल्दी नहीं करना चाहिए। अंक ज्ञान ये बृहद गणित का एक छोटा सा भाग है, छोटा सा अंश है। अंक ज्ञान प्रारंभिक अवस्था से ही महत्व का विषय माना गया है, क्योंकि अंक ज्ञान के कारण बालक का सूक्ष्म बुद्धि विकास जुड़ा हुआ है। समग्र सृष्टि को जानने के समझने के लिए अंक ज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को सृष्टि में जानना है। हम ऐसे आज पढ़ाते हैं कैसा, एक छोटा सा पौधा बता देते हैं और एक बड़ा पेड़ बता देते हैं, ये बताते हैं ये छोटा है और ये बड़ा है, लेकिन सही में प्रत्यक्ष जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल ज्ञान देना चाहिए कि ये पौधा छोटा है, बैंगन का पौधा छोटा है और ये वड का पेड़ बड़ा है, इसके पीछे सृष्टि का क्या रहस्य है ये समझ में नहीं आएगा, तब छोटा बड़ा आ जाएगा, लेकिन ये सृष्टि को समझने जानने की दृष्टि नहीं आएगी। इसीलिए ये फाउंडेशन स्टेज में अधिकतर प्रैक्टिकल गणित की जरूरत अधिक होती है। गणित विषय के साथ सूक्ष्म बुद्धि विकास भी होता है और इसके साथ व्यवस्थितता का गुण भी आता है। उन लोगों को ये बुद्धि का विकास और व्यवस्था अंदर बैठ गई कि बाकी सारे विषय समझने में या पढ़ने में ये सारी व्यवस्था और बुद्धि विकास काम में आता है। ये बात हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि जितना हम यहाँ कराएंगे वो सारी एक्सरसाइज ऐसे कराएं, आगे के जो विषय पढ़ना है ये विषय वो अपने आप ग्रहण कर पाएंगे, अपने आप समझ पाएंगे। इसीलिए ये छोटी आयु में 1 to 100 लिखने की जल्दीबाज न करने के बजाय हमको करना क्या चाहिए, तो सबसे पहला निरीक्षण परीक्षण की ये आयु है। अधिक निरीक्षण करते रहते हैं और परीक्षण भी करते रहते हैं, तो निरीक्षण परीक्षण का अवसर अधिक देना चाहिए। संश्लेषण विश्लेषण का भी उनका स्वभाव है, जोड़ना और तोड़ना, तो ये जोड़ने तोड़ने का संश्लेषण विश्लेषण जो है वो भी गणित का विषय है। वर्गीकरण करना, बच्चे जब खेलते हैं तो अच्छी तरह से वर्गीकरण करते हैं, ये पक्षी हैं, ये पशु हैं, ये वृक्ष हैं, ये वाहन हैं, ये सब वर्गीकरण करना भी ये फाउंडेशन स्टेज में आना चाहिए। तर्क बहुत करते हैं, हर एक चीजों में वो तर्क करते हैं, तो तर्क के समय उसको हर प्रश्नों का उत्तर मिलना चाहिए। अनुमान करना, ये क्यों ये हो रहा है, ये अनुमान करने का भी उनका स्वभाव है, उनके भी उत्तर या ये विधि होना चाहिए। तुलना करना, ये ऐसा है और ये ऐसा है, ये दोनों की तुलना बच्चे करते हैं, ये छोटा क्यों है, ये बड़ा क्यों है, ये बिल्ली ऐसी कैसी है, कौवा ऐसा कैसा है, ये तुलना उनको ठीक से तुलना करना आना चाहिए। निर्णय भी इस आयु में कुछ छोटे छोटे निर्णय करना है, वो भी आना चाहिए। विवेक शक्ति भी आना चाहिए। मुझे इस विधि से गणित और अक्षर ज्ञान सिखाने के बाद कुछ बच्चे में ऐसी विवेक शक्ति हुई है कि इन लोग हर व्यवहार में विवेक का उपयोग करते हैं। जैसे कि कहाँ कितनी चीज आवश्यक है, वहां उतनी ही चीज वो उपयुक्त करते हैं। जैसे पहली दूसरी के बच्चों को ये ध्यान में आता है कि अग्निहोत्र हम हर दिन अपने विद्यालय में करते हैं, तो आहुति देते समय कितनी संविधा उसमें चाहिए वो अंदाज से, अनुमान से बता देते हैं, ऐसा निर्णय लेते हैं। कभी आचार्य थोड़ा अधिक डाल देते हैं तो भी वो निर्णय लेकर उसमें से कम करके इतनी ही आहुति देना है, इसमें इतनी ही संविधा डालना है, तो ये बहुत विवेक शक्ति का विषय है। कितनी संविधा अंदर डालने से पूरा यज्ञ तक वो रहेगी, ये सारा उनको अंदाजा आ जाता है और निर्णय भी कर सकता है। हमारे शास्त्र में बताया है कि आपको गणित और विज्ञान सीखना है तो हर दिन अग्निहोत्र करिए। अग्निहोत्र ये वास्तु
विद्या का या अपने दिनचर्या का एक भाग है, वो करने से अपने आप बच्चों में ये सारा विकास हो सकता है। ये निरीक्षण, परीक्षण, संश्लेषण, विश्लेषण, वर्गीकरण, तर्क, अनुमान, तुलना, निर्णय, विवेक शक्ति आदि जो होता है, इसकी संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए हमारे पास मूर्त चीजों की सामग्री बहुत सारी होनी चाहिए। मूर्त चीजें मैं इसीलिए बोलती हूँ कि जितना हो सके उतनी मूर्त चीजों से उनको ये गिनती करवाना है या क्रियाकलाप की सामग्री का उपयोग करना है। खुद के जीवन को समझने के लिए भी उपरोक्त सारी अवधारणा, निरीक्षण, परीक्षण ये सब करना चाहिए। इसीलिए लेखन पठन के पूर्व इतना गणित की अंक ज्ञान की आवश्यकता है। थोड़ा गणित की संकल्पना भी समझ लेंगे। जैसे भाष्यते इति भाषा जो बोली जाती है वो भाषा है, ऐसे गणन करने के बाद गणित शब्द आया है, गणन शब्द के आधार पर। इसलिए गणित के लिए प्रथम गणन आना चाहिए। मैं कभी कभी प्रयत्न करती हूँ, बच्चे को 100 तक आ जाता है, लेकिन मैं उनको बताती हूँ कि आप मैदान में जाके 25 पत्थर लाओ, तो नहीं आता, क्योंकि लिखना आ गया है, गणन करना नहीं आता है। हमारे यहाँ ये उल्टा करना पड़ेगा कि गणन पहले करना, इसके बाद लेखन करना। इसलिए गणन की सामग्री बहुत अधिक आवश्यक है। गणित समझने का विषय है, अवधारणा का विषय है, इसलिए अवधारणा बहुत जल्दी समझाना चाहिए। जैसे कि अधिक, कम, छोटा, बड़ा, लंबा, नाटा, गहरा, छिछरा, मोटा, पतला, ऊंचा, नीचा, पूर्ण, अपूर्ण, दूर, नजदीक, ये बहुत सारी चीजें ये अवधारणा समझने के लिए जरूरी है। वो सारी सामग्री हमारे पास होना चाहिए। इसके बाद गणित पाठ्यक्रम समझ 3 से 8 में पढ़ाते समय कुछ बातें हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि कभी कभी हम 1 2 3 4 5 समझाने के बाद क्या करते हैं, 1 से 10 तक बता देते हैं। 10 समझ में नहीं आता, 9 तक तो वो कैसे रट कर लिख लेते हैं। 2 और 6 में भी गड़बड़ होती है, कुछ मातृभाषा में अलग अलग अक्षर होते हैं, अलग अलग अनुभव होगा। लेकिन सबसे पहले हमको सिखाना है तो 1 से 9 तक की संकल्पना अच्छे से देना है। ऊपर 3 से 8 वर्ष तक की संकल्पना में बोलती हूँ। शून्य की संकल्पना मैंने पहली दूसरी में मैं अभी जाऊंगी। 3 से 8 में तो ये सारा हमने समझ लिया, निरीक्षण परीक्षण की क्रियाकलाप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन पहली दूसरी में 1 से 9, 1 से 9 तक की संकल्पना समझने के बाद फिर शून्य क्या है वो भी उनको समझाना पड़ेगा। इसलिए शून्य समझना बच्चों के लिए बहुत कठिन है, इसलिए मैं थोड़ा इसको आगे ले गई हूँ। 1 से 100 तक एवं 100 से 1 तक की गिनती माने बोलना आना चाहिए। और 1 से 10 तक के पहाड़े भी उनको समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को आगे जाके प्लस माइनस माने जोड़ घटाव सिखाना है। तो ये गिनती और पहाड़े बहुत जरूरी है। और छोटी आयु में वो स्टोरेज कर लेना चाहिए पहाड़े वगैरह, तो आगे जाके व्यवहार में उपयोग होगा, तब ये पहाड़े उनको काम में आएगा। जोड़ना एवं घटाना, कम, अधिक, छोटी, बड़ी संख्या, ये भी उनको पता चल जाए। इसके बाद प्लस माइनस, जोड़ना और घटाना, ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, वो हम प्रत्यक्ष करते हैं। 1 से 9 में से पहले जोड़ घटाव करना चाहिए, और इसके बाद फिर जैसे जैसे उनकी संकल्पना स्पष्ट होती जाएगी वैसे हम आगे बढ़ना चाहिए। भौमितिक आकृतियों का ज्ञान माने गोल है, आयत है, त्रिकोण है, माने चौकोन, त्रिकोण, लंब, चौकोन, ये सब भी उन लोगों को भौमितिक आकृतियों का ज्ञान अभी प्रत्यक्ष साधन सामग्री के माध्यम से तो आ ही जाना चाहिए। काल गणना में दिन, सप्ताह, पखवाड़ा, मास, वर्ष, इसके नाम वगैरह भी आना चाहिए। रुपये, पैसे, लीटर, मीटर, किलोग्राम, ये दूसरी कक्षा तक उनको समझ में आना चाहिए। मुझे एक बात ये बताना है कि इसके साथ आप मौखिक रूप से उनको आगे ले जाना चाहिए। एक मूर्त चीज में दूसरी मूर्त चीज डालने से 2 मूर्त चीज हुई,
और मूर्त वस्तुओं की गणना से ही वो आगे बढ़ता है। मुझे ये ध्यान में आता है कि मौखिक गणित खेल खेल में कैसे सिखाते हैं। गणित पढ़ने और लिखने की अपेक्षा समझने का विषय है, तो प्रारंभ में मूर्त वस्तुओं की गणना से ही हमको समझ लेना चाहिए। तो कोई एक चीज और दूसरी चीज बराबर 2, 2 के अंदर 1 डालेंगे तो 3, 3 से 1 4, ऐसे 9 तक पहले जोड़ना और उनको सिखाना। बाद में कम करते जाना, घटाओ माने 9 से 1 कम 8, 8 से कम 7, ऐसे घटाते जाएंगे, तब शून्य आएगा। तो ये शून्य की संकल्पना अब उनको समझ में आएगी कि ये शून्य जो है वो क्या है। तब उनको समझाना कि शून्य माने कुछ नहीं है। 9 से 1 गया तो 8 रहा, 8 से 1 गया तो 7 रहा। ये सब हम करते करते 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं बचा। ये कुछ नहीं बचा वो शून्य है। ये शून्य की संकल्पना भी अभी स्पष्ट करना चाहिए। इसके साथ ही शून्य 1 से जोड़ने से 10 बन जाता है। ये स्पष्ट उनको समझ में आने के बाद वर्तमान में क्या करते हैं हम, 10 समझने के बाद 11, 12, 13 ऐसे आगे बढ़ते हैं। ऐसे कभी नहीं बनना चाहिए। एक जूथ 10 का उसको आ गया, बस गणित के बेसिकली वो ही अंक हैं जो इतना सीख जाने के बाद 100 तक वो ही खेल हैं और कुछ खेल नहीं है। 1 से 10 आ गया कि 10 का एक जूथ बना, इसके बाद 10 और 10 2 जूथ बनने से 20 बना, 20 में 10 का जूथ डालने से 30 बना, 40 बना, ऐसे 90 तक, 90 तक, यहाँ 100 तक थोड़ा गलत है, 90 तक हमको सिखा देना चाहिए। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये जो है ये दहाई हैं। 2 अक्षर को हम इकाई, दहाई ये बोलते हैं, ये दहाई है। इसका मतलब है कि दहाई समझ में आ जाना चाहिए दूसरी कक्षा तक। इसके बाद 10 के पास 1 जुड़ने से ये 100 बनता है। उसको आगे एकम, दशक और शतक बोलते हैं। ये शतक जैसे 10 शतक बन जाने के बाद 1000 आएगा, ये आगे तीसरी कक्षा में आएगा। अभी तक दहाई तक उसको समझ जाना चाहिए। इसलिए केवल मूर्त चीज और अंक भी नहीं चलेगा, इसके साथ कुछ खेल, कुछ गीत, कहानियां, पहेलियां, ये सब काम में आएगी। इसलिए आचार्य के पास ये भी होना चाहिए। आचार्य को सावधानी क्या रखना पड़ेगा कि गणित की संकल्पना छोटे बच्चों को समझाना माने अभी उनमें सूक्ष्म बुद्धि नहीं है, इसलिए सूक्ष्म बुद्धि का नहीं, सरल बुद्धि से जो जितना समझ सकता है उतना समझाने की कोशिश करेंगे। तब हम लोगों को धैर्य रखना पड़ेगा, अधिक अभ्यास करवाना पड़ेगा, पुनरावर्तन करना पड़ेगा। इसलिए ये सब बातें ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए फाउंडेशन स्टेज का कोर्स बनाते समय हम लोगों को अधिक अभ्यास अधिक करवाना, अभ्यास क्रम कम रखना, ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। आजकल हम अधिक अभ्यास क्रम करवा देते हैं छोटी आयु में, तो इसकी पुनरावर्तन नहीं होता, अधिक एक्सरसाइज नहीं होती, तो संकल्पना समझे बिना वो आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे जाके गणित विषय दुर्बल रहता है। इसलिए हम लोगों को ये बात ध्यान में रखना चाहिए। कुछ बातें अभी हम समापन की ओर जा रहे हैं, लेकिन कुछ बातें मुझे 2-3 बताना है कि अंक ज्ञान और अक्षर ज्ञान सिखाते समय, समझाते समय 0 से 3 का प्री फाउंडेशन कोर्स हमको करना ही चाहिए, क्योंकि हमारा अनुभव ऐसा है कि जब 6वें महीने में बुद्धि विकास होता है, उस वक्त वैदिक गणित सिखाने से उनका गणित पावरफुल बनता है। अभी जादू लगता है, लेकिन अनुभव ऐसा आता है कि बच्चे को गणितज्ञ बनाना है या अच्छा गणित सिखाना है, तो 6वां महीना में बुद्धि विकास के समय आपको ये करना चाहिए। 4था महीना में भावनात्मक विकास होता है, हृदय का विकास होता है, उस वक्त मंत्र स्तोत्र सुनाने से वो अधिक अच्छे से अच्छी भाषा के प्रति वफादार होता है। तो ऐसे हमारे अनुभव आता है। इसलिए
सरकारी योजना में भी हम लोगों को ये सुझाव देना चाहिए कि 0 से 3 जहाँ बीजारोपण और बीजारोपण के ऊपर जहाँ नींव डाली जाती है, उस वक्त हम गणित और भाषा की एक्सरसाइज या अभ्यास या भावनात्मक पक्ष को कितना प्रभावशाली बना सकते हैं, ये भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। सिखाते समय 2-4 बातें और ध्यान में रखना कि हम जब 0 से 8 वर्ष का एक सातत्यपूर्ण अभ्यासक्रम बनाएंगे, तब क्या ध्यान में रखना चाहिए कि जन्म से 3 माने 0 से 3 माने जन्म पूर्व से 3 वर्ष तक अनुभव स्वरूप होता है। बहुत माने 1 वर्ष के 2 वर्ष के बच्चे चित्र भी नहीं समझ सकते और लेखन भी नहीं समझ सकते, लेकिन गाय के पास ले जाने से गाय को स्पर्श करना, गाय को रोटी देना और बोलना ये गाय माता है, ये बहुत जल्दी समझ में आ जाता है और गाय से जुड़ जाते हैं। हर दिन माता पिता से अपेक्षा रखते हैं कि गाय को रोटी देने के लिए जाना, तो ये संस्कार को भी ग्रहण करना चाहते हैं, गाय को देखना भी चाहते हैं और ये गाय शब्द का परिचय भी करना चाहते हैं, परंतु अनुभव स्वरूप है। इसलिए जन्म पूर्व से 3 वर्ष तक अधिकाधिक अनुभव कैसे हो सकता है, ऐसा हमारी माताओं को शिक्षण देना चाहिए कि आप बगीचा में ले जाओ, आप गौशाला में ले जाओ, आप बस स्टैंड पर ले जाओ, ये सही वस्तु है। इसीलिए इसको प्रत्यक्ष अनुभव करवाना, ये स्पर्श करवाना, प्रणाम करवाना, ये सब सारी भगवान के मंदिर में जाना चाहते हैं तो भगवान के मंदिर में जाके वो प्रणाम करना, साष्टांग प्रणाम सिखाना, ये सब जो करते हैं तो उनको संस्कार भी होता है, इसके साथ साथ ये अनुभव भी करता है, भाषा गणित भी सीखता है। 3 से 4 वर्ष माने आप नर्सरी क्लास में देखेंगे तो चित्र जल्दी समझ जाते हैं, परंतु कैसे चित्र समझेंगे? जो जन्म पूर्व से 3 वर्ष में जितने देखे हैं, अनुभव किया है, वही चित्र जल्दी समझ जाते हैं। इसलिए 3 से 4 वर्ष में हम लोगों को चित्र का आधार लेकर भाषा और गणित सिखाना चाहिए और ये चित्र परिचित होना चाहिए। आजकल बहुत सारे चार्ट मिलते हैं और ये चार्ट में गाय भी होती है और याक भी होता है, तो गुजरात के बच्चों को याक समझ में नहीं आता है और वहाँ के बच्चों को केरल के पशु पक्षी का नाम नहीं आता है। ऐसा चार्ट नहीं होना चाहिए, परंतु परिचित शब्दों के माध्यम से, हम चित्रों के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। 4 से 5 वर्ष माने केजी में चित्र के आधार पर शब्द स्वरूप, अभी वो केजी में जाएंगे तो चित्र भी समझ सकते हैं और इसके नीचे लिखा हुआ शब्द वो चित्र का आधार लेकर बोलेंगे, इसलिए चित्र के आधार पर शब्द स्वरूप। और 6 से 8 वर्ष में वो वाक्य, वो सरल वर्णन, निबंध, ये सब सीख जाते हैं। गाय के बारे में वो पूरा निबंध लिख सके, ऐसी उनकी भाषा समृद्धि बढ़ेगी। लेकिन ये अनुभव स्वरूप, चित्र स्वरूप, शब्द स्वरूप और वाक्य और वर्णन स्वरूप जब सातत्यपूर्ण धीरे धीरे आगे जाएंगे तो ये सीखने का हमारा क्रम होगा। इसके साथ साथ अंक ज्ञान और अक्षर ज्ञान सिखाते समय क्रिया आधारित फाउंडेशन स्टेज में कभी भी औपचारिक विधि कम होना चाहिए और ये औपचारिक अधिक नहीं सिखाकर अनौपचारिक रूप से क्रिया आधारित जितनी हो सके उतनी क्रियाओं से वो बालक जल्दी समझ सकते हैं। क्रियाओं से क्यों समझ सकते हैं? क्रियाओं में उसकी कर्मेंद्रिय जुड़ी है और जब कर्मेंद्रिय कोई भी काम करने के लिए जुड़ जाएगी वो बात जल्दी समझ में आ जाएगी, ऐसा हमारा भी अनुभव है। इसलिए कर्मेंद्रिय से करना और ज्ञानेंद्रिय से अनुभव करना और मन एकाग्र करना, तब बुद्धि में ये अपने आप पहुंच जाता है। क्रिया आधारित है, ऐसे अनुभव आधारित। छोटे बच्चे अनुभव किए बिना कोई भी बात सीख भी नहीं सकते और उसको सीखना अच्छा भी नहीं लगता और आनंद भी नहीं आता। इसीलिए अनुभव करवाना, हर चीजों में
उसको अनुभव करवाना चाहिए। आनंदप्रद होना चाहिए। हमारे शिक्षा का सिद्धांत है, आनंद आएगा तो विकास होगा, आनंद नहीं आएगा वहां पर विपरीत परिणाम आएगा। आज हम शिक्षा जगत में देखते हैं कि उनको समझ में नहीं आता है, वो चीज हम जबरदस्ती से उसके ऊपर लगाते हैं, तब वो आनंद नहीं आता, वो दबाव आता है और दबाव से उसका मन भी विपरीत दिशा में जाते हैं। आचार्य से, परिवारों से प्रेम भी नहीं करते हैं। और शिक्षा का नियम है, जो उनको चाहिए वैसा देंगे, उसको बहुत प्रेम करेंगे, और उनको जो जबरदस्ती से सिखाएंगे, उनको नहीं चाहिए वो देंगे, उससे वो विपरीत हो जाएंगे और तिरस्कार करने लगेंगे। ये साइकोलॉजी, मनोविज्ञान सिद्धांत हैं। तो ये बातें हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। ऑल ओवर अनौपचारिक पद्धति, अनौपचारिक मूल्यांकन, ये बहुत जरूरी है। और अनौपचारिक क्रियाओं से ही हमेशा मौलिकता, कल्पनाशीलता, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रियों का समन्वय, ये सब आते हैं। क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा का फील्ड बहुत बड़ा है और कहीं से भी कुछ न कुछ सीखता है। औपचारिक शिक्षा का लिमिटेशन, सीमित हो जाता है। और हमारी अभी वर्तमान की शिक्षा पद्धति भी ऐसी है, हम खंड खंड में पीरियड सिस्टम से पढ़ाते हैं, तो अंदर उनकी मौलिकता, कल्पनाशीलता, जिज्ञासा को न्याय नहीं दे सकते। हमारा सत्र पूरा हो जाता है, इसलिए ऊपर ऊपर से ही औपचारिक विधि करके हम भी चले जाते हैं और बच्चे भी इतना ही सीखते हैं। इसके कारण आगे जाके ये भाषा और गणित माने दुर्बल रहते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को सिखाते समय जितनी जितनी बातें मेरी गुजराती हिंदी में मुझे प्रकट करना आई है, ऐसे मैंने आपके सामने रखी हैं। आप सब भी विद्वत जन हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि आप सबको प्रणाम, और आप भी अधिक अधिक प्रयोग करते हैं, तो मुझे लगता है इसमें बहुत कुछ जानते हैं। आप ज्ञान